तो सबसे ज़्यादा पूछा गया सवाल इस पूरी जर्नी में, हमारे टीचिंग एक्सपीरियंस में क्या रहा है कि मैम 3 महीने में निकल जाएगा, 4 महीने में निकल जाएगा, 5 महीने में निकल जाएगा। बट 2020 के बाद जो पैटर्न चेंज हुआ, अब आपसे पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच विल हेल्प यू इन दिस एग्जाम? मान के चलिए अगर आपका लॉजिकल वीक है या अगर आपका इंग्लिश लैंग्वेज वीक है, लीगल वीक है, तो आप लीगल के लिए क्या कर सकते हैं कि अगर रीडिंग स्पीड तुम्हारी स्लो है या अगर तुम कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे हो, जो पढ़ रहे हो वो समझ में नहीं आ रहा है, तो आई डोंट थिंक सो कि आप अच्छे तरीके से कंप्लीट भी कर पाओगे पेपर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू PW क्लैट। मैं हूं आपकी लॉ में टेरेस्रा और आप सभी का स्वागत करती हूं इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। तो सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल इस पूरी जर्नी में, हमारे टीचिंग एक्सपीरियंस में क्या रहा है कि मैम 3 महीने में निकल जाएगा, 4 महीने में निकल जाएगा, 5 महीने में निकल जाएगा। मतलब अब आपके पास 3 महीने बचे हैं। इससे पहले स्टूडेंट्स का कंसर्न था कि मैम 4 महीने में निकल जाएगा। मतलब आपका ये है कि आप लोग को प्रिपरेशन अभी तक की स्टार्ट आपने नहीं करी है, आप बस वेट कर रहे हो कि कब एग्जाम आ जाए। तो यार ऐसे में तो ना तो आपके पास कोई सब्सटैंटिव तैयारी हो पाएगी और एग्जाम भी आपके सर पे आ जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि यार अब नहीं तो कब, अगर अभी भी स्टार्ट नहीं किया तो कब स्टार्ट करोगे? और वो सभी स्टूडेंट्स जो ये पूछते हैं कि मैम 3 महीने इनफ है, जी हाँ, टॉपर्स का यहाँ पे सजेशंस हैं। टॉपर्स ने अपना एक्सपीरियंस, अपनी जर्नी शेयर करके बताया कि मैम बहुत इजीली 3 मंथ्स में, इवन लास्ट ईयर जो स्टूडेंट्स हमारे साथ फेलिसिटेशन में जुड़े थे उन्होंने भी बताया, उनका एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया कि इट इज़ वेरी ईजी। बट आर यू डूइंग द हार्ड वर्क? आर यू डूइंग द स्मार्ट वर्क विच इज रिक्वायर्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन? सो बेसिकली आज के सेशन में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आपकी इस तैयारी में क्या डूज क्या डोंट्स होने चाहिए। अभी तक की वो सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने स्टार्ट नहीं करा है, दे आर एमिंग फॉर द एग्जाम, हाउ कैन यू स्टार्ट? आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। एंड इफ यू आर प्लानिंग टू गिव दिस एग्जाम, जस्ट स्टार्ट फ्रॉम टुडे, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। सबसे पहले आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखना है कि क्या आपको पैटर्न पता है एग्जाम का, क्या आपको सिलेबस पता है कि आपसे पूछा जाएगा। तो क्लैट 2020 के बाद से क्लैट एग्जामिनेशन का पैटर्न चेंज हुआ। पहले आपसे बेसिक MCQs पूछे जाते थे, जैसे आप किसी भी नॉर्मल एग्जाम के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जो आपको देखने को मिलता है। बट 2020 के बाद जो पैटर्न चेंज हुआ, अब आपसे पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस किसी भी न्यूज़ का आर्टिकल हो सकता है, किसी भी जजमेंट में कही गई बात हो सकती है जो जजेस ने कही है, XYZ किसी भी आर्टिकल को या किसी भी टॉपिक को उठा के आपसे पूछ लिया जाता है। बट ये 5 सेक्शंस में से पूछा जाएगा: इंग्लिश लैंग्वेज, करंट अफेयर्स, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, लॉजिकल रीजनिंग और लीगल रीजनिंग। तो आपके क्लैट एग्जाम का जो सिलेबस है वो इन 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है। तो आपको क्लैट एग्जाम को अगर क्रैक करना है तो इन सारे सेक्शंस जो है, इन 5 सेक्शंस के ऊपर आपको पकड़ बना के रखनी है। अब जैसे मैं लीगल रीजनिंग आपको पढ़ाती हूँ, तो लीगल रीजनिंग के अंदर क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये मैंने एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस किए हैं, वो भी आप जाके देख सकते हैं। बट आपको ये बहुत जानना ज़रूरी है कि पैटर्न क्या है। लेवल देखिए थोड़ा हाई होता है, वो सभी स्टूडेंट्स जो हैं जो अभी इंग्लिश में इतने वेलवर्स नहीं हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लैट एग्जाम के अंदर नॉवेल्स के शौकीन होते हैं, अंग्रेजी मूवीज़ देखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वेलवर्स्ड होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज से। लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश से इतना वेलवर्स्ड नहीं है। इसीलिए आपको मैं बिफोर हैंड, आई एम जस्ट लेटिंग यू नो बिफोर हैंड, कि आपको न्यूज़पेपर रीडिंग पे पकड़ बनानी है। अगर आपकी इंग्लिश जो है उतनी अच्छी नहीं है, दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग दी वर्ड्स, डिफिकल्ट वर्ड्स जो पूछे जाते हैं, तो इंग्लिश पे आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। और अगर आप हमारे किसी पेड बैच से हैं तब तो आपको टेकअप किया ही जा रहा है अच्छे से। अगर आप किसी फ्री बैच से हैं या अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं तो आप न्यूज़पेपर रीडिंग के ऊपर रिलाई कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सेल्फ स्टडी से एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। मूविंग फॉरवर्ड, आफ्टर द पैटर्न एंड सिलेबस, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच विल हेल्प यू इन दिस एग्जाम? इट इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। जो कुछ भी अभी तक की पूछा गया है, चाहे पैटर्न चेंज होने के बाद, चाहे पैटर्न चेंज होने से पहले, ये दोनों क्वेश्चन पेपर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो वो सभी स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि मैम पैटर्न चेंज होने से पहले वाला हम क्वेश्चन पेपर का क्या करेंगे, अरे यार वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्यों? क्योंकि आपको वो एरिया पता है जिसके ऊपर एग्जामिनर क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। क्योंकि जैसे लीगल रीजनिंग की अगर मैं आपको बात बताऊं तो लीगल रीजनिंग अथाह है, मतलब एक समंदर है।
जिसको आप कितना पढ़ोगे, कितना ज्यादा डीपली पढ़ पाओगे, कितने सब्जेक्ट्स को आप पढ़ोगे। भाई लॉ तो मेजर और माइनर लॉज में डिवाइडेड है, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको पढ़ना होता है अंडर द लीगल रीजनिंग। बहुत सारे, आपका साइबर लॉ हो गया, आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, आपका कंपनी लॉ हो गया, आपका जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया, आपका क्रिमिनल लॉ हो गया, आपका सिविल लॉ हो गया, कहां तक क्या पढ़ोगे। बट वॉट दीज प्रीवियस ईयर पेपर्स विल डू, दे विल कंसाइज द टॉपिक्स। आपको कंसाइज वे में टॉपिक्स कहां से मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ PYQ से ही मिल पाएंगे। क्वेश्चन पेपर आपने उठाया, आपने लिख लिया कि लॉजिकल में अच्छा इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था, लीगल में अच्छा इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, इसमें ये वाली फंडामेंटल राइट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। तो आपके पास ईयर वाइज आप प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे आपने 2018 का बनाया, 2019, 2020, 2022, 2023, इस तरीके से आप पूरा बना सकते हो, ताकि आपको एक कन्फाइंड एरिया मिल जाए जहां पे आपको फोकस करना है, क्योंकि आप हर चीज नहीं पढ़ पाओगे। एंड द एग्जामिनर इज ऑल्सो नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप सब कुछ पढ़ के आ रहे हो। वो जो पूछना चाह रहा है क्या आपको वो पता है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, और वो आपको सिर्फ और सिर्फ PYQ से ही पता चल पाएगा। तो सिलेबस, पैटर्न एंड द PYQs आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जामिनेशन। मूविंग फॉरवर्ड, PYQs के अलावा आपको हर एक सेक्शन के ऊपर फोकस करना है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि क्लैट एग्जाम के अंदर 5 सेक्शंस पूछे जाएंगे। अगर आप लीगल, इंग्लिश, करंट और लॉजिकल की बात कर लीजिए तो मोर और लेस सबका वेटेज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, जैसे 20-25 मार्क्स के आपसे पूछे जाएंगे। तो 120 मार्क्स में से आपके करीबन 110 नंबर इन 4 सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, और करीबन 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके क्वांटिटेटिव टेक्निक्स से होते हैं, मैथ से होते हैं। तो ये 4 सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको बहुत इंपॉर्टेंट फोकस रखना है। और ऐसा नहीं है कि क्वांट पे आपको फोकस नहीं रखना, क्वांट तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए डिसाइडिंग फैक्टर हो गया कि बहुत सारे बच्चे क्वांट छोड़ के जाते हैं। वो बच्चे जो पढ़ के गए हैं उनके लिए डिसाइडिंग फैक्टर हो गया मैथ्स। भाई क्योंकि लॉ के स्टूडेंट से या क्लैट के एग्जाम देने की जो बच्चे जा रहे हैं उनसे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उनको बहुत अच्छी मैथ्स आ रही हो। तो ऐसे में आपको हर एक सेक्शन के ऊपर फोकस करना है। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव एडिक्वेट नॉलेज अबाउट ईच सेक्शन एंड द सबसेक्शंस एंड द टॉपिक्स which are given in the sections. अब उसके लिए आप सेक्शनल्स लगा सकते हैं, जैसे कि मान के चलिए अगर आपका लॉजिकल वीक है या अगर आपका इंग्लिश लैंग्वेज वीक है, लीगल वीक है, तो आप लीगल के लिए क्या कर सकते हैं, आप सेक्शनल्स लगा सकते हैं। यानी कि लीगल स्पेसिफिक आप 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आप लगाओ। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा इस एग्जाम के लिए। मूविंग फॉरवर्ड, आफ्टर द फोकसिंग ऑन ईच सेक्शन, जैसा कि मैं आ ही गई थी इस टॉपिक पे, प्रैक्टिस इज द की। अगर अभी तक आपने स्टार्ट नहीं भी किया है, PYQs देखो, पैटर्न समझ लिया, अब सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस में लग जाओ। आप मॉक्स लगाओ, DPPs लगाओ, आप सेक्शनल्स लगाओ, एक एक क्वेश्चन को 3-3 बार करो। आप क्वेश्चंस को सॉल्व भी करो, उनको एनालाइज भी करो कि आपकी कहाँ पे गलतियां हुई हैं। अपनी मिस्टेक से सीखो, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स को एनालाइज करो, और अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को और स्ट्रॉन्ग करो, और वीक पॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की रिक्वायरमेंट होगी। तो ऐसे ही हर एक सेक्शन पे आपको फोकस करना है और हर एक सेक्शन पे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी रैंक ऊपर हो पाए। अच्छा, एक बात मैं आप यहाँ पे और बताना चाहूँगी कि मान के चलिए 2 स्टूडेंट्स हैं, 2 कैंडिडेट्स हैं जिनके सेम मार्क्स आए हैं। अब ऐसे में किसको टॉप, मतलब किसको ऊपर वाली रैंक मिलेगी, किसको एक बेटर रैंक मिलेगी, उसको बेटर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी जिसका लीगल रीजनिंग में ज्यादा नंबर होगा। तो आपको लीगल पे एक्स्ट्रा फोकस रखना है कि अगर इनकेस अगर ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पे आपके मार्क्स और आपके किसी और कैंडिडेट के भी मार्क्स सेम है, तो आपका अगर लीगल में नंबर ज्यादा होगा तो आपको बेटर रैंक मिल जाएगी, उससे बेटर रैंक मिलेगी। क्योंकि अल्टीमेटली कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट है भाई, आप एक NLU में जाओगे, राइट? तो आपको लीगल की कितनी नॉलेज है ये मेक श्योर करता है कंसोर्टियम। चलिए आगे आ जाइए। इसके अलावा आपकी रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स कितनी अच्छी हैं, ये एग्जाम में बहुत एक डिसाइसिव फैक्टर होगा कि अगर रीडिंग स्पीड तुम्हारी स्लो है या अगर तुम कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे हो, जो पढ़ रहे हो वो समझ में नहीं आ रहा है, तो आई डोंट थिंक सो कि आप अच्छे तरीके से कंप्लीट भी कर पाओगे पेपर, क्योंकि अल्टीमेटली यू विल वेस्ट टाइम, अगेन एंड अगेन यू विल बी रीडिंग द पैसेज। तो आपको क्या करना है, महारत होना है एक तरह से इन रीडिंग। कैसे हो पाएगा वो, डेली न्यूज़पेपर रीडिंग करो आप।
जब आप डेली न्यूज़पेपर रीडिंग करोगे तो अल्टीमेटली आपको फॉरन रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप अगर ये सोचो कि आपको एक दिन में या एक हफ्ते में रिजल्ट मिल जाए, नहीं मिलेगा। आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो करीबन 1 महीना 2 महीने के बाद मिलेगा। तो इसीलिए अगर अभी से भी आप स्टार्ट करोगे तो आपको रिजल्ट दिखना मिल सकते हैं। तो यू कैन स्टार्ट विद द न्यूज़पेपर रीडिंग, और उससे आपकी रीडिंग स्पीड भी बढ़ेगी। आपको वो डिफिकल्ट वर्ड्स विच आई वाज रेफरिंग टू वो भी आपके अच्छे होंगे। यू विल बी गेटिंग गुड लेवल वर्ड्स जिसकी मीनिंग आप सर्च करेंगे। आप एक अपनी डायरी बना सकते हैं उन वर्ड्स के लिए, और आप कॉम्प्रिहेंड भी अच्छे से कर पाओगे। सो न्यूज़पेपर रीडिंग आई वुड सजेस्ट इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू, हम सारे स्टूडेंट्स को सजेस्ट करते हैं। इनमें से कोई भी पेपर अगर आपके पास अवेलेबल है तो उसको आप एज अ सोर्स यूज़ कर सकते हैं फॉर योर रीडिंग स्पीड। मूविंग फॉरवर्ड, रीडिंग स्पीड के अलावा जो आपका तैयारी, जो आपकी जर्नी होगी, देखिए हार्ड वर्क बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकता है जनवरी से तैयारी कर रहे हो, लास्ट ईयर से तैयारी कर रहे हो, बहुत सारे यार ड्रॉपर्स भी होते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो और आप अभी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हो सकता है कि आप विद इन 1 मंथ उसके बराबर आ जाए, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोडक्टिव कौन कितना है वो ज़्यादा ज़रूरी होगा, ना कि किसने कितना ज़्यादा टाइम दिया है ना। तो इसी तरीके से अगर आप स्मार्ट वर्क करोगे, अगर आप अपनी तैयारी को स्ट्रैटेजाइज करोगे, तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगी आपके रिजल्ट पे रादर देन टाइम। इसीलिए मतलब मैं नहीं सजेस्ट करती कि आप 10 घंटा बैठो स्पेसिफिकली फॉर क्लैट एग्जाम। हालांकि मैं जब तैयारी करती तो मैं भी बहुत घंटे देती थी एग्जाम के अंदर, बट क्लैट एग्जाम के लिए मैं नहीं सजेस्ट करूंगी कि तुम 10 घंटे 13 घंटा बैठो। बस ये है कि आप अगर 5 घंटे भी बैठ रहे हो, आपने प्रोडक्टिव उतना निकाला जितना उस बच्चे ने जिसने 13 घंटा लगाया, सो इट इज इनफ फॉर योर एग्जाम। अब बहुत सारे बच्चे हैं जो 12th दे रहे हैं, अपियरिंग है, तो उनको स्कूल भी मैनेज करना है। अभी स्कूल को थोड़ा आप साइडलाइन कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम, क्लैट के एग्जाम होने के बाद भी आपको इनफ टाइम मिलेगा। तो अब ये एक्सक्यूज मत लेके आना कि यार स्कूल है, कैसे करें, कैसे मैनेज करें, ये सब नहीं। अब आपको हार्ड वर्क भी करना है और आपको स्ट्रैटेजाइज करना है अपनी तैयारी, यानी कि आपको स्मार्ट वर्क भी लेके आना है अपनी तैयारी के अंदर। मूविंग फॉरवर्ड, इसके अलावा अब आपके लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप किस सोर्स से पढ़ रहे हो, क्या सोर्स है आपका, क्या मटेरियल क्या है। जैसे वो सारे स्टूडेंट्स जो हमारे साथ जुड़े हुए पेड बैच पे, उनके पास हमारे नोट्स हैं जो क्लास में आपको दिए जाते हैं। उसके अलावा हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। हालांकि मैं स्पेसिफिकली कोई वीडियो सजेस्ट नहीं कोई बुक सजेस्ट नहीं करती हूँ कि आप कौन सी बुक को रेफर करें। कोई भी स्टैंडर्ड बुक को आप रेफर कर सकते हो अगर रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमारे पेड बैच में एनरोल होने के बाद, हमारे क्लासेस के बाद आपको अगर किसी बुक की रिक्वायरमेंट हो रही है तो आई डोंट नो कि कहाँ टाइम निकल रहा है आपके पास। इतने सारे क्लासेस को मैनेज करने के बाद आप बुक भी रेफर कर रहे हो, सो यू हैव टू ट्रस्ट ऑल्सो। आपने अगर बैच लिया है तो आपको ट्रस्ट करना चाहिए कि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपके लिए इनफ है। तो अगर आपको बुक्स को रेफर कर रहे हो तो आप करो, बट ये याद रखिएगा कि आप जो सोर्स है ना आपका, उसकी क्वालिटी ज़्यादा मैटर करेगी रादर देन दी क्वांटिटी। तुम कितना पढ़ रहे हो, इससे ज़्यादा ये फर्क पड़ेगा कि आप क्या पढ़ रहे हो, क्या क्वालिटी है, कंटेंट की क्या क्वालिटी है। अगर आप अपने एग्जाम का टारगेटेड मटेरियल पढ़ रहे हो तब तो ठीक है, वरना तो यार कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत एक एक आर्टिकल पे पूरी पूरी किताब बनी हुई है। आर्टिकल 19 पे इतनी मोटी किताब है, तो क्या लेके बैठ जाओगे? अरे पीएचडी थोड़ी ना करनी है हमें, हमें तो एग्जाम क्रैक करना है। तो जो वो बच्चे ना जो 10 सोर्स से पढ़ाई करते हैं, उनके हत्ते कुछ नहीं लगता है, एंड में उनके हत्ते कुछ भी नहीं लगता है। ना उनके नोट्स बन पाते हैं, ना वो रिवाइज कर पाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हम क्या पढ़ें और कब पढ़ें। तो इसीलिए एक सोर्स होना चाहिए आपका, सिर्फ और सिर्फ एक सोर्स होना चाहिए। चाहे वो क्लास नोट्स हो सकते हैं, चाहे वो कोई बुक हो सकती है, कोई भी स्टैंडर्ड बुक आप रेफर करो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। अब यहाँ पे लास्ट मैंने आपको प्रैक्टिस बता दिया है। मॉक की यहाँ पे मैं बात करूंगी, सेक्शनल्स का मैंने यहाँ पे रेफरेंस आपको दे दिया है। मॉक यानी कि ओवरऑल इस तरह से आपको देना है कि जैसे आप 1 तारीख को एग्जाम दे रहे हो, इस तरीके से आप स्मार्ट वॉच लगाओ, अपनी जो क्लॉक है आप वो लगाओ, टाइमर लगाओ। टाइम के अंदर अंदर आपको 120 मिनट्स के अंदर अंदर आपको पेपर खत्म करना है। मतलब 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, उसमें पैसेज रीडिंग भी है, उसमें आपको OMR भी भरनी है। तो आपको इसका हैबिट डालना बहुत ज़रूरी है, वरना आप पैनिक कर जाओगे एग्जाम डे में। तो वो बच्चे जिन्होंने अभी तक की प्रैक्टिस स्टार्ट ही नहीं करी, मॉक्स लगाना शुरू ही नहीं करें, अब आप लेट हो जाओगे अगर अभी भी स्टार्ट नहीं करोगे। दिस इज़ वेरी क्लियर।
अगर अभी भी आप स्टार्ट नहीं करोगे तो अब आप लेट हो जाओगे। तो एटलीस्ट 50 से 60 मॉक्स आपको दे के जाना ही जाना है। हर हफ्ते 3 से 4 मॉक्स लगाने हैं, तभी तुम्हारी वो एक्यूरेसी आ पाएगी, तभी तुम्हारी रैंक अच्छी हो पाएगी। सो आई होप यू गेट ऑल द पॉइंटर्स जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। और लास्ट में मैं बस सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि येस यू कैन डू इट, बट आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप डेफिनेटली इस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड।